तो ये दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में आप देख सकते हो कि भारत का भौतिक भूगोल का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ था वो डिस्कस किया था और कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं उसके बारे में भी देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो उत्तरी मैदान है, राइट। जैसे कि अगर आप बात करते हो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है, ये जितना भी रीजन है हिमालय का, इसके बारे में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें इस वाले रीजन के बारे में पढ़ना है, जो कि सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हो। ये वाला रीजन हमें पढ़ना है जो कि उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। अब बेसिकली ये पार्ट 2 है, मतलब इसका पार्ट 1 भी रहा होगा। तो इसका पार्ट 1 का लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो चीज़ आप जाके देख लो। उसके बाद फिर हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सबसे आप पहले देख सकते हो कि उत्तरी मैदान, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको ज़्यादा पर्वत देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली ये प्लेन है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर देखने को मिलता है और यहीं पे जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं वो इसी फील्ड में होते हैं ज़्यादातर। आप देख सकते हो हरियाणा पंजाब वाले रीजन में भी अच्छा खासा खेती हो जाता है। तो बेसिकली अब हम इस रीजन को पढ़ेंगे कि इसका अहमियत हमारे भारत को कैसे, किस तरीके से इसका हेल्प हमें होता है। इकोनॉमिक्स में देखें, जियोग्राफी के टर्म्स में देखें तो क्या हमें फायदा होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियां प्रणाली, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, इसको चलिए हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पास ये सिंधु नदी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो ये वाला जो रिवर है ये हमारा सिंधु नदी है। उसके बाद गंगा रिवर की बात करते हैं तो ये वाला जो रिवर है वो गंगा नदी है। इस तरीके से यहाँ के निकल मिलता है, ये गंगा नदी है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये सांगपो नदी है, जो कि आगे चलते हुए जब भारत में एंट्री होता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ पे गंगा में मिल जाता है और यहाँ से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस वाले रीजन के बारे में तो यहाँ पे हमें तीन नदी देखना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, उसके बाद सेकंड गंगा नदी के बारे में और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये तीन नदियां कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो कि इन्हीं तीनों नदियों के कारण ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में हम खेती कर सकते हैं और ये हमारा एरिया बहुत इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी सहायक नदियों से बने। सहायक नदियां क्या होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हम अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो ये तो गंगा नदी है, लेकिन इसके अलावा और भी नदियां दिख रही है। जैसे यहाँ पे ये हो गया यमुना नदी, उसके बाद चंबल नदी, ये केन, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी। तो ये सारे सहायक नदियां होते हैं। सहायक नदी कहने का मतलब कि एक अगर हमारे पास ये मेन गंगा नदी है तो इसमें जितने भी और नदियों का पानी अगर आता है तो ये हमारा हो जाता है सहायक नदी। ट्रिब्यूटरीज अगर इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सहायक नदी। तो मेन नदी एक ही होता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेन नदी की, तो जो हमारा मेन नदी है वो ये गंगा है। गंगा हमारा मेन नदी है। लेकिन यहीं पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे यमुना भी आके मिला है, यमुना मिला है, इधर से घाघरा मिला है, यहीं से आप देख सकते हो सोन नदी मिला है। तो ये जितने अलग अलग आके यहाँ पे मिले हैं ये क्या हो जाते हैं, ये सहायक नदी है। और जो मेन नदी है वो हमारे पास क्या है, गंगा नदी है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े बड़े बेसिन द्रोणी में जल रोधों का निक्षोभ होता है। अब गिरपाद क्या होता है, बेसिकली अगर हम गिरपात के बारे में बात करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम इसके बारे में देखें तो अभी इससे पहले हमने ऑलरेडी देखा है कि ये सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख लो तो अभी हम हिमालय के बारे में पढ़ा है। हिमालय के बारे में पढ़ के आए तो हिमालय में चार रीजन थे, एक ट्रांस हिमालय, एक ये हमारे पास ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालय। ये चार हिमालय हैं। अब हिमालय के गिरिपद बोलने का मतलब कि जस्ट पैरों के नीचे, ये जैसे हिमालय है तो इसके गिरिपद यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितनी भी नदियां हमारे नॉर्थ साइड में जितनी भी नदियां निकलती है सारा इन्हीं रीजन से निकलती है। भले वो गंगा की बात कर ले या फिर सिंधु नदी की बात कर ले या फिर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर ले, तो जितने भी नदियां निकलती है वो सारे इन्हीं तटों से निकलती है। अब आप एक चीज बताओ कि अगर यहाँ पे हमारे पास पर्वत है और यहाँ से नदियां निकलती है तो क्या नदियां केवल पानी लेकर आएगी या फिर अपने साथ कुछ सेडिमेंट पदार्थ लेके आएगी, कुछ अवशेष पदार्थ लेके आएगी। तो ये जो नदियां आती है पानी के साथ साथ जो भी अवशेष पदार्थ लेके आती है वही बोलते हैं कि ये पर्वतों के गिरिपथ से होते हुए निकलती है। मेन इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, बेसिन क्या होता है कि जहाँ पे नदियां आके मिलती है एक दूसरे से, उसको अगर हम यहाँ पे देखें जो नदियां ये गिर रही है यहाँ से निकल रही है उसको हम बोलते हैं बेसिन।
ठीक है, तो अपने बेसिन के पास से होके आती है, और अगर यहीं पे बात करते हैं तो इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। जो हमारा मैदान है ना वो इतना लंबा चौड़ा है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि उपजाऊ मैदान का निर्माण करता है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब अगर इस मैदान की लंबाई केवल हम देखें तो ये लंबाई कितना है, लंबाई अगर हम बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर, और वहीं पे अगर हम केवल चौड़ाई की बात करते हैं तो ये चौड़ाई जो हमारे पास है, ये चौड़ाई केवल है 240 से 320 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा मैदान हमारे पास है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है, तो पानी आ जाता है, पानी के कारण ये उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। और यही तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक चीज यहाँ पे देख सकते हो क्या बोल रहा है कि दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। अभी हमने दोआब शब्द देखा, सपोज यहाँ से एक नदी आ रही है, एक यहाँ से नदी आ रही है, ठीक है, तो ये दो नदियों के बीच का जो एरिया है ना, इस एरिया को हम बोलते हैं दोआब। इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम दोआब बोलते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। पंजाब दो जो होता है वो 5 नदियों का, अगर हम यहाँ पे देखें कौन कौन से नदियां हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक सिंधु नदी हो गया, एक झेलम नदी, रावी, सतलज, व्यास, 1 2 3 4 5, इन 5 नदियों से मिलकर बना है। और यहीं पे जो शहर है पंजाब, इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, पंजाब पड़ा, जो कि 5 नदियों का संगम। तो ये स्लाइड आपको क्लियर है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हो कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपगणों में विभाजित किया गया। जो हमारे पास ये उत्तरी मैदान है इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। कौन कौन से पार्ट में विभाजित किया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर ये 3 पार्ट हम अगर मान लेते हैं, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये कौन सा रीजन है, पंजाब का मैदान। उसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये जो एरिया है ना, मैक्सिमम पार्ट जो है इसका, मैक्सिमम पार्ट कहाँ है, पाकिस्तान में है, और मिनिमम पार्ट कहाँ पे है, ये इंडिया में। मतलब इंडिया में बहुत कम भाग इसका है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी भी उत्तर की नदियां हैं वो सारे हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। दोआब अभी मैंने बताया कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको दोआब कहा जाता है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा का जो मैदान है, ये सेकेंड वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको गंगा का मैदान बोलते हैं। और इसका अगर हम एरिया देखें तो ये कहाँ से है, ये घग्गर नदी से स्टार्ट होता है और तीस्ता नदी पे जाके एंड होता है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ये जो गंगा का मैदान है, ये अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ फैला है, तो गंगा का मैदान के बारे में बोल रहा है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये जो गंगा का मैदान है वो सबसे पहले हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा वेस्ट बंगाल के कुछ कुछ एरिया में ये फैला हुआ है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ये जो तीसरा वाला एरिया है ये कौन सा है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और ये असम में स्थित है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इसको एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज अगर इसको एरिया वाइज बांटने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास 3 एरिया हो जाता है। ये आप देख सकते हो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला कौन सा है, पहला हमारे पास पंजाब, पंजाब के मैदान बोल सकते हो, सेकेंड गंगा रीजन, और थर्ड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में आता है। गंगा में हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा। ब्रह्मपुत्र में ये आ जाता है असम, असम वाला भाग, असम वाला भाग यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये ऐसे इस तरीके से नोट्स आप बना सकते हो और इसको याद कर सकते हो। उसके बाद अभी मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास एक एरिया आ जाता है जो कि जैसे मैंने आपको बताया गिरिपद है। अगर ये हमारे पास माउंटेन है, ये इसका गिरिपद है, ठीक है, यहाँ से कोई नदियां उतरती है, यहाँ से कोई नदियां उतरती है
तो ये आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े हमारे पास क्या होते हैं, माउंटेन होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन होते हैं। अगर कोई नदी यहाँ से ऐसे गिरती है तो क्या आपको लगता है कि ये स्लो गिरेगी? इसका हाइट आप देख रहे हो कितना ऊंचा है, और जब यहाँ से गिरती है तो फुल स्पीड में गिरती है। और जब इसका स्पीड ज्यादा होता है, जब किसी चीज का स्पीड ज्यादा है होता है, तो वो केवल अकेले नहीं आता है, बहुत सारे इधर से जो छोटे छोटे पत्थर को तोड़ते हुए आएगा, और ये सारा यहाँ पे जैसे ही नीचे आते रहेगा, ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आके गिर जाएगा, सारा पत्थर को यहीं पे रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जब यहाँ से ये इस तरीके से आ रहा था तो इसका जो स्पीड था बहुत ज्यादा था, लेकिन जब वो नीचे आएगा और इस तरीके से जाएगा तो क्या इसका स्पीड उतना ही स्पीड रहेगा? अगर मैं इस तरीके से नीचे गिरता हूं तो मेरा स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, हाइट के कारण हमारा जो स्पीड रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं समतल जमीन में आऊंगा, समतल पे चलूंगा, तो वो स्पीड बहुत कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितने जो स्पीड के कारण ये जो जितना सेडिमेंट था ये सारे को लेके आया था, अब यहाँ पे स्पीड कम हो जाने के कारण ये यहीं पे छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप जानते हो कि ये जब यहाँ से गिरेगा तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जब मिट्टी नहीं है, केवल पत्थर है, तो ये इसके अंदर लुप्त हो जाएगा? ये इसके अंदर जो पानी है लुप्त हो जाएगा, मतलब बहेगा, लेकिन हमको ऊपर से दिखेगा नहीं। अगर यहाँ पे मैं आंख बना दूं और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पत्थर के नीचे दब गया है। तो इस वाले जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे, अब पूरा एरिया में तो पत्थर रहेगा नहीं, कुछ एरिया में हम कुछ आगे जाते हैं तो ये जो पत्थर वाला रीजन था, पत्थर वाला एरिया था, वो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, और ये जो नदी लुप्त हो गया था वो क्या हो जाएगा? दिखने लगेगा। ये जो नदी लुप्त हुआ था वो दिखने लगेगा, मतलब यहाँ जो नदी है वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और यहीं पे कुछ कुछ दलदल वाले, क्योंकि यहाँ से जस्ट ऐसे जा रहा है, एकदम समतल पे जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो वहीं पे पानी रुकने के कारण ये क्या हो जाए? दलदल वाला एरिया हो जाए, तो यहाँ पे दलदल भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे साल के वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है इसको क्या नाम से? हम तराई नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारे पास भाबर हो गया, उसके बाद तराई हो गया, ठीक है। सबसे पहला भाग भाबर, उसके बाद तराई। आई होप ये दो चीज आपको याद हो, चार नाम आपको याद रखना है, चारों को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ से हिमालय के नीचे सबसे पहले निकलता है और ये जो पत्थरों के बीच में घुस जाता है, इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो यहाँ पे कुछ एरिया दलदल हो जाता है, मिट्टी आ जाता है, साल वृक्ष देखने को मिल जाता है, दलदल हो जाता है, बहुत सारे पशु पक्षी यहीं पे मिलते हैं। तो ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा? तराई के नाम से जाने जाता है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो एक आप देख सकते हो कि नदी ऐसे ही और आगे बढ़ेगा, और जब एकदम नीचे वाले भाग में आ जाएगा, जैसे आप मान सकते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस वाले रीजन में आ जाएगा, और नदी ऐसे बह रहा है, नदी अगर ऐसे बह रहा है, ये आप देख सकते हो नदी ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे बाढ़ भी आएगा, बरसात के दिन में बाढ़ भी आएगा। अब जब बाढ़ आएगा तो वही आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये स्पीड में था तो बहुत सारे पत्थर लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पत्थर इसको मिलेगा नहीं, कुछ मिट्टी वगैरह मिलेगा, तो ये अपने साथ मिट्टी लेके आएगा, और ये जहाँ पे ये अपने अगल बगल क्या करना स्टार्ट कर देगा? ये अपने अगल बगल इसको रखना स्टार्ट कर देगा, और ये आगे निकल जाएगा इसी तरीके से। फिर अगर वहां पे हम अगर बात करते हैं कि ये बाढ़ तो आया, लेकिन अगर हम इस बाढ़ को देखें तो ये अगले साल फिर आएगा, अगले साल फिर आएगा, और ये अगले साल इस जगह पे फिर इकट्ठा हो जाएगा, और ये जो पहले वाला जो बाढ़ था वो और दूर चला जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ से जाएगा तो ये उसको धक्का देगा ना, जब अभी वाला बाढ़ है उसको धक्का देगा और दूर फेंक देगा, फिर ये आगे बढ़ने लगेगा। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो मिट्टी है पहले वाला, ये क्या हो जाएगा? ओल्ड सोइल हो गया, पुराना मिट्टी हो गया, और ये जो अभी अभी बाढ़ आया है ये हो गया नई मिट्टी, ठीक है। तो ये जो पुराने वाले मिट्टी है उसको हम क्या से नाम से? भांगर नाम से जानते हैं। इसको हम, ये जो पुराना वाला मिट्टी है इसको हम भांगर नाम से जानते हैं, और ये वाला नया वाला जो मिट्टी है इसको हम बाबर नाम से जानते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, खादर नाम से जानते हैं, खादर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट कि जैसे नदी में बाढ़ आया तो पिछले वाले साल का जो था वो दूर हट गया, और जो दूर हट गया वो यहाँ पे भांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नए नए मिट्टी है, न्यू मिट्टी है, जो हर एक साल जैसे बाढ़ आता है तो आते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं खादर।
क्या आपको लगता है कि खादर वाले जो जमीन है उसमें ज्यादा अच्छे से खेती हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे खाद्य पदार्थ है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं, जो वहां से सेडिमेंट नदी लेके आया है, जो अवशिष्ट पदार्थ लेके आया है, तो उसकी वजह से वो खेती जो है उपज हो जाएगा, ज्यादा उपज होने लगेगा। तो यहाँ पे चार चीज आपको नाम याद रखना है। सबसे पहला नाम आपको भाबर याद रखना है, जो कि इस वाले एरिया में, फर्स्ट वाले एरिया में आता है। उसके बाद सेकंड में आपको तराई नाम याद रखना है। उसके बाद थर्ड में आपको क्या नाम रखना है, भांगर। और उसके बाद खादर। ये डायग्राम अब आप देख सकते हो, जो हिमालय वाले रीजन से जो निकलता है वो सबसे पहले भाबर आता है। भाबर में ये देख सकते हो पत्थर है, बोल्डर बहुत सारे हैं, रिवर डिसपेंटेड हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, सोइल अपसेंट हो जाता है, मिट्टी नहीं मिलती। उसके बाद दूसरा जो एरिया है तराई आ जाता है, जो कि इसमें रिवर दोबारा दिखने लगता है, दलदल वाला एरिया हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे जैव विविधता देखने को मिलता है और साल के वृक्ष देखने को मिलता है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, जो कि ओल्ड ओल्ड सोइल है, और ये भांगर है, और जो न्यू सोइल है वो खादर। तो ये चारों आपको, भाबर, तेराई, खादर, भांगर, ये चारों आपको याद रखने हैं। आई होप ये सारा चीज आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ये एक ही स्लाइड में आपको पूरे चीज ये आप देख सकते हो, इस तरीके से है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, भारत का भौतिक स्वरूप का पार्ट 2, जिसमें हमने उत्तरी मैदान के बारे में देखा। उत्तरी मैदान में सबसे मेन जो आपको देखना है, सबसे पहले तो ये चीज, जो कि मैंने तीन एरिया बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, जो कि पहला पंजाब क्षेत्र, गंगा क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। उसके बाद आपको ये याद रखना, ये वाले पूरे स्लाइड आप याद रख लेना कि इसमें हम किस तरीके से खादर, सबसे पहले भाबर के बारे में देखते हैं। उसके बाद भाबर के बारे में जैसे ही हमारे पास कंप्लीट होता है तो हम तराई के बारे में देखते हैं, और तराई के बाद होने के बाद हम किसके बारे में, खादर, और जो पुरानी मिट्टी है जो दूर चली जाती है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली आज जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें था। हम छोटे छोटे वीडियो ही लेके आएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेली कुछ ना कुछ आप नया चीज सीखते रहो, राइट। यदि आज का वीडियो ये सही लगा हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल पाए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके से आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। नंबर भी मैं गिवन डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो, गुप्ता विशाल 01 जो हमारा आईडी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।